राष्ट्रवादियों के महाकुंभ के लिए हम एक धनराशि एकत्रित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह धनराशि महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से 45% क्राउड फंड पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी बहुत रास्ता तय करना है। हर एक रुपया आपका धर्म की शक्ति और हमारी सभ्यता के भविष्य में निवेश है। अगर आप अब तक सोच रहे थे कि कब सहयोग करें, तो समय यही है। आइए 45% से 100% तक का सफ़र साथ मिलकर पूरा करें। आज ही सहयोग करें, धर्म को सशक्त बनाएं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं बाबा रामदास जी और अवनीश जी। और बाबा जी अभी अभी बिहार की बड़ी जोरदार धुआंधार यात्रा करके लौटे हैं और अभी बनारस पहुंचे हैं। तो अब हम इनसे जानकारी लेंगे कि भाई बिहार में का बा, गाली बा या गोली बा। जी बाबा जी। सर, वो जो पुराना जो नारा चलता था ना, जुमला बिहार में, कि बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, और बिहार से बाहर बैठे हुए हम लोगों ने एक नैरेटिव गढ़ रखा था कि नहीं, भाजपा जो है वो बड़ी पार्टी होने के बावजूद छोटा भाई बन के बैठी है। देखिए, बिहार में कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि एनडीए में नीतीश कुमार की सीटें बेशक कुछ कम आती हैं, पर सर मेरा 10 दिन बहुत लंबा टूर रहा और गांव, इंटीरियर शहर तो हमने बहुत कम देखे, हम रहे ही सिर्फ गांव में। शहर तो हमने ज्यादातर बाईपास किए। तो सर मुझे आश्चर्य हुआ जान के कि निश्चित रूप से बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है। बिहार में नीतीश कुमार के अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा। फैक्ट ये है कि बिहार में बड़ा भाई नीतीश कुमार ही है। सारा वोट बैंक भी उनका है। बिल्कुल, इसमें कहने में मुझे कहीं से दो राय नहीं है। बिहार में जो उस व्यक्ति ने अम्ब्रेला तैयार की है सर, सवर्ण कमोबेश उनके साथ है, भूमिहार वोट पूरा उनके साथ है, पूरा गैर यादव ओबीसी उनके साथ है, पूरा ईबीसी उनके साथ है, पूरा दलित उनके साथ है। दलित में उनके वोट शेयर को अगर कोई आदमी सेंध लगाता है तो वो है लोजपा के चिराग पासवान। तो सर बहुत मजेदार कॉम्बिनेशन है। राजद के पास सिर्फ यादव, उसमें भी बहुत अच्छी सेंध एनडीए ने लगाई हुई है, यादवों में भी, और मुसलमानों में सेंध लगाने के लिए ओवैसी बैठा है। अच्छा। तो सर सबसे बड़ा वोट चंक अगर किसी के पास है तो एनडीए, और एनडीए में नीतीश बाबू। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की राजनीति है वहां, और वही ही इज द किंग, ही इज द किंग मेकर। सच यही है। अब भाजपा वाले हो सकता है बहुत से लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे कि नहीं नहीं ये है वो, उसमें दुनिया भर के आप तर्क दे सकते हैं, पर सर बिहार बिलोंग्स टू नीतीश कुमार। जिधर नीतीश बाबू होंगे वही जीतेगा, यही हो रहा है। बिल्कुल। बिहार में भी सर जो बेस है वो नीतीश कुमार का वोट बैंक है। इसके ऊपर टॉपअप है ये जो एनडीए के पास बाकी जो है ना सवर्ण वोट, ये तो टॉपअप है। जो असली आधार तैयार किया है ओबीसी एंड ईबीसी एंड दलितों का, वो नीतीश बाबू का तैयार किया गया। जी अवनीश भाई कुछ कहेंगे इसमें, ऐड करेंगे। जी जी ऐड करें। आप भी वहीं बगल में ही बैठे हैं गोरखपुर में। बिल्कुल सर, बगल में बैठा हूं। और बिहार की राजनीति 2017 से पहले यूपी से बहुत ज्यादा अलग नहीं थी, तो इसलिए बहुत कुछ बिहार में न रहने के बावजूद भी समझा जा सकता है। सर नीतीश कुमार की उपलब्धि
ज्यादातर लोग ये बात करते हैं कि साहब उन्होंने अपने पहले टर्म में जो विकास कुमार की उन्होंने ख्याति अर्जित की, उसी की बना खेती वो लगातार काट रहे हैं। ठीक है, काट रहे हैं, लेकिन सर नीतीश कुमार की अगर कोई सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है तो 2005 में लालू प्रसाद यादव के 15 साल के जंगल राज का समूल नाश करके और रिप्लेसमेंट दिया बिहार को। ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। ऐसा लग रहा था, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, उस समय की राजनीति आप देख लीजिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक मार्केटिंग लालू प्रसाद को लगभग पर्याय बना दिया गया था बिहार की राजनीति और बिहार की एक छवि या बिहारी की एक छवि का। तो नीतीश कुमार की 2005 की वो उपलब्धि संभवतः बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है, जब उन्होंने जंगल राज खत्म किया लालू का 15 साल। उसके बाद उसका परिणाम भी उनको मिला। 2010 में शानदार मेजॉरिटी के साथ वो वापस आए। ये अलग बात है कि 2010 के बाद फिर उनकी दिल्ली वाली महत्वाकांक्षा और उसके बाद फिर वहीं से उनके पलटने का खेल और ये सारा चीज शुरू हुआ। लेकिन अगर राजनीति को बिहार में ही नीतीश कुमार के और वर्तमान अगर परिदृश्य में सीमित करें, नीतीश कुमार बिहार के वो अकेले नेता हैं जो एक खास जाति वर्ग को रिप्रेजेंट जरूर करते हैं, लेकिन कोई भी नीतीश कुमार के ऊपर जातिवादी होने का, जातिवादी नेता का टैग नहीं लगा सकता। सर सोचिए आप, एक जातीय वर्ग के वोट बैंक को रिप्रेजेंट करने के बावजूद भी नीतीश कुमार पर कभी जातिगत कोई टैग नहीं लगा। दूसरी उपलब्धि उनकी क्या है राजनीतिक? परिवारवाद का कभी कोई आरोप नहीं लगा। अब उनके बेटे सक्रिय हो रहे हैं, वो कितने सक्रिय होंगे, कितने सक्रिय नहीं होंगे, फिलहाल वो चुनाव तो नहीं लड़ने जा रहे हैं, ये भी कंफर्म है। बहुत सारे लोग उनके चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार का जंगल राज खत्म करना और उसके बाद विकास की एक नई जो लहर उन्होंने बनाई, बीच में 10 के बाद थोड़ी सी दिक्कत उनके साथ आई, तो ये सारा कॉम्बिनेशन एक ऐसा नीतीश कुमार तैयार करता है या उनकी ऐसी राजनीति तैयार करती है कि वो जहां रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे, उसकी सरकार बनेगी। और यही वजह है कि दशकों से वो लगातार सत्ता में चलते आ रहे हैं। बाबा जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। बाबा जी ने जो बात कही भारतीय जनता पार्टी के लिए, बिल्कुल सही है। बहुत सारे भाजपा समर्थकों को यह लगता है कि नहीं साहब, हम नंबर 2 के क्यों बने, लेकिन हकीकत है जो बाबा जी ने कहा, नीतीश कुमार शासन सत्ता चलाने के पर्याय हैं बिहार में, और वो जब तक सक्रिय राजनीति में रहेंगे तब तक वो बिहार को लीड करेंगे और भाजपा को नंबर 2 बन के ही रहना चाहिए। और मुझे संतोष इस बात का है कि भाजपा कम सीटें लाने के बाद भी मुख्यमंत्री उनको बनाती है। इस बार भी भाजपा ने सांकेतिक रूप से ही सही, लेकिन एक सीट कम पर लड़ने का जो फैसला लिया है कि टोटल नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के मुकाबले वो एक सीट कम लड़ेंगे गठबंधन में, तो ये संकेत है कि नीतीश कुमार जी जिस तरीके से राजनीति चल कर रहे हैं, और ये सर्वमान्य है सर कि नीतीश कुमार जी की जो दिल्ली वाली महत्वाकांक्षा थी राजनीतिक, वो समाप्त हो चुकी है अब। जी, आपको टोक रहा हूं, सॉरी सर, आपको टोक रहा हूं। ये नीतीश कुमार का बड़प्पन है कि वो भाजपा के बराबर सीटें लड़ रहे हैं। कायदन उनको 25 सीट ज्यादा लड़ना चाहिए। मैं इसको नीतीश कुमार का बड़प्पन मानता हूं। जी सॉरी, प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं, बिल्कुल, अगर आप ये बात भी कह रहे हैं तो बिल्कुल ये उसी बात को, जिस बात को मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया, आप उसको और आगे बढ़ा रहे। जी, पिछली बार तो उनकी 30 सीटें कम थी। सवाल सर 30 सीटें 25 सीटें कम होने का नहीं है। सवाल यह है कि बिहार की जनता को साध कौन सकता है। आप जरा कल्पना कीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की जनता को अपने लोकसभा चुनाव में साध लेते हैं, और इसीलिए बिहार 14 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 24 देख लीजिए, बराबर के सीटें देता है। 24 का अगर आप उदाहरण उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा कोई 32 साल के बाद जो है वो दूसरी सरकार रिपीट कर बैठी, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा। तो बिहार को अगर केंद्रीय चुनाव में नरेंद्र मोदी समझ लेते हैं, बिहार कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसी तरह विधानसभा चुनाव में
नीतीश कुमार से बड़ा ब्रांड नहीं है। अब भाजपा, बिल्कुल बाबा जी की बात सही है, नीतीश कुमार जब भी आरजेडी के साथ गए हैं, और इसकी शुरुआत उनकी दिल्ली वाली महत्वाकांक्षा की वजह से हुई, उसमें किसी का दोष नहीं है, हर नेता बड़ा होता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने, आप देखिए कि अपने इस राजनीतिक जो उनकी उम्र आई है, मैं राजनीतिक उम्र की बात कर रहा हूं, उनकी फिजिकल उम्र भी अब परिपक्व हो रही है और ज्यादा हो रही है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी ने अब अपना परमानेंट राजनीतिक ठिकाना बिहार खोज लिया है। बहुत सारी हंसी वाली बातें चलती हैं अब उस पर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और तमाम थ्योरियों पर क्या कहा जाए, उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, अरे भाई नाम तय हो गया, राष्ट्रपति बन जाएंगे, वो भी छोड़ दीजिए। तो सवाल यह है कि भाजपा की राजनीति के लिए नीतीश कुमार के साथ रहना, उनके पीछे चलना सबसे अच्छा विकल्प है। और अच्छी बात यह है कि भाजपा भी ले रही है। बिहार के संदर्भ में आपने जो गाली वाली बात शुरुआत में बाबा जी से कही, मैं उस पर कुछ और बातें करूंगा, और किस तरीके से क्रिश्चियनिटी को ओन कर रही है और एक नया वोट बैंक राहुल तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें क्रिश्चियन और मजहबी वोट बैंक, ये एक नया कॉम्बिनेशन है जो पहले अंडरग्राउंड होता था, लेकिन इस बार उसको कांग्रेस और तेजस्वी दोनों मिलकर ओन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आगे मैं बताऊंगा सर। संजय सर, आपने एक प्रश्न किया था कि 25-30 सीटें पिछली बार कम आई थी। सर, वो पिछली बार का चुनाव हुआ क्या कि लोजपा वाले चिराग भैया अलग लड़ गए और इस कसम खा के लड़ गए कि मैं तो मोदी का हनुमान हूं, पर नीतीश की लंका उजाड़ दूंगा, और उन्होंने सचमुच उजाड़ दी। सर, 134 सीट लड़े थे चिराग बाबू, 27 लाख वोट पाए थे, औसतन हर सीट पे 18,000 वोट। अगर सबको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए उन 134 सीटों में 27 लाख वोट, तो सर वो जो 18,000 प्रति सीट औसतन काटे थे ना, उसने, मुझे तो ऐसा लगता है कि कम से कम 25 से 30 सीट नुकसान कर दिया था नीतीश बाबू का। नहीं तो पिछली बार भी 150 से ज्यादा सीट आती अपना एनडीए गठबंधन की। शुरू जी, में लग भी अब रहा आप था, और सवाल पूछिए। वो केवल लड़े भी नीतीश बाबू के कैंडिडेट के सामने ही थे। नहीं, मैं तो जी, गाली वाली बात पूछ रहा था, गाली वाली बात तो आपने बताई ही नहीं। अब आज सर, अब तक तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनडीए, भाजपा, नीतीश बाबू और लोजपा की बात। अब आ जाते हैं जरा तेजस्वी और राहुल जी की वोट अधिकार रैली और वो पूरा, और कल तो उसमें अखिलेश जी ने भी तड़का लगा दिया है कि पीडीए का पूरा समर्थन है। सर, सच ये है कि पीडीए के कांग्रेस ओनर का है क्या? जी, पीडीए के ओनर है क्या वो? हाँ, जो भी है। तो सर, सच ये है कि कांग्रेस का तो कोई जनाधार बिहार में बचा नहीं है। हम लोग सर 2 दिन रहे गया, सासाराम, भभुआ, कैमूर और ये रोहतास जिले में। तो सासाराम वाली जो बेल्ट है, ये पुराने समय से बहुत जगजीवन राम का गढ़ रही है। तो उनकी बेटी मीरा कुमार जी जो है, वो भी कई साल सासाराम से जीतती रही कई बार, और वहां की 2 सीटों पे जो स्थानीय कांग्रेस नेता, उनमें कुछ ब्राह्मण नेता है, उनका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। और सर, इतने सालों बाद भी मैंने सासाराम के इलाके में पब्लिक का कनेक्ट देखा बहुत जगजीवन राम से, और उसमें सवर्णों का, दलितों का नहीं, सवर्णों का कनेक्ट। और वो इस बात के लिए उनके शुक्रगुजार आज तक हैं कि वहां पे एक बहुत बड़ी नहर परियोजना निकाली थी बाबू जगजीवन राम, और उसने उस पूरे एरिया का कायाकल्प कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे कारण है, और मीरा कुमार जी का भी वहां की जनता से बड़ा अच्छा कनेक्ट है। तो वहां पे 2-3 विधानसभा सीटों पे सासाराम में कांग्रेस जीत जाती है, क्योंकि वैसे तो सासाराम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी ही जीतती रही है लोकसभा। इसके अलावा सर, बिहार में राहुल जी का कुछ नहीं। राहुल जी तेजस्वी को ब्लैकमेल करके जो गठबंधन में थोड़ी बहुत सीटें
सीट शेयरिंग में मिल जाए उनको। अब ये देखना है इस बार कितनी मिलती हैं, कितनी देते हैं। पिछली बार जहां तक मुझे याद आता है शायद 70-72 सीटें दी थी। अच्छा, उसमें भी एक बड़ा मजेदार फैक्ट है कि जिन सीटों पे कांग्रेस लड़ती है उन सीटों पे लालू का बहुत सा वोट एनडीए को शिफ्ट हो जाता है, बहुत सा यादव वोट। अच्छा, ये भी एक बहुत मजेदार तथ्य है कि कांग्रेस को अगर सीट दे दो तो पता लगा लालू का आधा वोट बीजेपी और क्या नाम नीतीश बाबू का चला गया। अब बताइए कोई कांग्रेस को सीट दे के करेगा क्या? और कांग्रेस को हर हालत में सीट चाहिए, लड़नी है। तो सर ये जितना कुछ है, ये मुसलमानों के एरिया में पूरी यात्रा निकालना और तेजस्वी को मजबूर कर देना कि वो सेकंड फिडल, मतलब समझ लीजिए कि वो राहुल के सारथी बन के इस पूरी यात्रा में चल रहे हैं। मोटरसाइकिल तेजस्वी ने भी चलाई पर कैमरे का सारा फोकस राहुल जी और उनकी बहन पे रहा। सारी यात्रा में पूरा अरेंजमेंट, पूरी भीड़, गाड़ियां, हर चीज, खर्चा पर्चा सब तेजस्वी का है। वाही लूट रहे हैं राहुल गांधी। फिर तो तेजस्वी जी जो है वो कमजोर नेता साबित हुए। ममता ने तो नहीं घुसने दिया इनको और लात मार के बाहर कर दिया, एक भी सीट देने से मना कर दिया। और ये फिर भी उसके बाद भी जाके झुक झुक के चरण चूमते हैं ममता दीदी का। सर ये एक बहुत बड़ी पहेली है और इसका जो आंसर जो है ना, ये चुनाव में रिजल्ट के बाद ही मिलेगा कि आखिर तेजस्वी ने ये गलतियां क्यों की। और तेजस्वी रोज नई गलतियां करते चले जा रहे हैं। और एक बात बताऊं आपको, ये जो गाली कांड हुआ है और उस मुसलमान लड़के ने जो मोदी जी की माता जी को गाली दी है, इसका बहुत बुरा मनाया है यादव वोट बैंक ने। और सर आप देख लीजिएगा कि तेजस्वी को इसका नुकसान हो जाएगा। ये एक मैंने वहां महसूस किया। और इसके अलावा इस बार तेजस्वी की हालत तो बहुत पतली है और मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र रिपीट होने जा रहा है और बिहार में। जैसे महाराष्ट्र में अप्रत्याशित रिजल्ट आया ना और सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का और उद्धव भाव ठाकरे का और क्या नाम शरद पवार जी की पार्टी का। मुझे तो लगता है इस बार महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने जा। मतलब किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा तो भैया आज की तारीख में मैं कहूंगा कि 150 से 170 सीट तक एनडीए ले सकती है, इससे भी ऊपर जा सकती है। कितना ऊपर जाएगी आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर 200 सीट आ जाएगी तो मुझे आश्चर्य नहीं। अभी हालांकि सीट शेयरिंग वगैरह बाकी है तो एक बार बहुत तो आई सारी है बातें। सीट शेयरिंग तो मुझे लग रहा है कि जो जैसा आपने कहा अवनीश जी, जैसा बाबा जी ने कहा कि ये जो सारा नाटक किया जा रहा है वो इस हिसाब से किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें कबाड़ सको। अच्छा, पिछली बार भी इनको 70 सीटें दे दी गई थी और 70 में से 19 आई थी और यही इनके गठबंधन की हार का कारण बना था। क्योंकि अगर 40% भी इसका हो जाता तो ये तो बहुमत के बिल्कुल निकट आ जाते। 110 तो आ ही गए थे। तो इस बार भी ये कोशिश ये कर रहे हैं कि न केवल 70 से भी अधिक सीटें लेना चाहते हैं। और जिस तरह से तेजस्वी जो है वो मूर्खों की तरह उनके पीछे पीछे दुम हिलाते घूम रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो जो मांगेंगे वो दे भी देंगे। जी अवनीश जी। बिल्कुल मुझे सर ये 100 सर सीट देखिए मांग रहे हैं अवनीश भाई, ये सर 100 सीट मांग रहे हैं। अब देखिए कहां पर बात बनती है। हाँ अवनीश भाई आप प्लीज कंटिन्यू। अरे बाबा जी बड़े आदमी हैं, ये मांग रहे हैं, यही अपने आचरण के विपरीत काम कर रहे हैं। ये तो दानदाता लोग हैं, प्रधानमंत्री ने ऐसे थोड़ी ना कहा था नामदार हैं।
खैर, मोदी जी ने ये दिन तो दिखाया कि कांग्रेस घूम के सीटें मांग रही है अपने हिस्से की। सर, नहीं तो ये मेहदी, हाँ, ठीक है, हाँ, ये बता दीजिए, उसके बाद फिर अगला प्रश्न पूछता हूँ। जी, जी। सर, लड़के की शादी में वररक्षा होता है, वररक्षा, और लड़की की शादी में मेहंदी होती है। अब होता क्या है सर कि मेहंदी में ही या वररक्षा में ही जब अपने यार दोस्तों, सारे रिश्तेदारों को अपनी पूरी ताकत लगा के और पूरा मन लगा के आपने इनवाइट किया, खूब अच्छा आयोजन कर लेते हैं आप, और सारे दोस्त रिश्तेदार चले आते हैं और जम के नाच लेते हैं सर, तो उसके बाद बारात फीकी हो जाती है। इलेक्शन बिहार का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। वोट अधिकार यात्रा राहुल की वही है जिसमें उन्होंने खुद भी नाच लिया मन भर और तेजस्वी को भी नचा लिया। हुँ। अब जब नोटिफिकेशन होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री जी जब टॉप गियर लगाएंगे, और इधर आप नीतीश कुमार जी को देखिए, कहां तो चर्चा में ये आ रहा था कि नीतीश कुमार जी इनएक्टिव हो गए हैं, नीतीश कुमार जी बूढ़े हो गए हैं, वो चल नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, और धड़ाधड़ नीतीश कुमार जी बिल्कुल एक्शन मोड में हैं। फ्री बिजली वो उन्होंने अनाउंस कर दिया। महिलाओं के लिए डेडिकेटेड एक योजना लाए हैं जिसमें किसी कास्ट, किसी वर्ग से कोई मतलब नहीं है। 10,000 रुपया, जो भी महिला काम करने के लिए इच्छुक होगी, तैयार होगी, फॉर्म भरेगी, 10,000 रुपये दे देंगे। 6 महीने बाद उसका फिर से परीक्षण करेंगे कि उसने काम किया कि नहीं किया। रिजल्ट अगर अच्छा है तो 2 लाख रुपए उसको काम करने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा शराबबंदी एक ऐसा है सर, लोग कहते हैं कि 25,000 करोड़ रुपए का ग्रे एम्पायर, एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी खोल दिया शराबबंदी ने। ठीक है सर, ये हमने गुजरात में भी देखा है, ऐसा होता है, 100% कहीं कोई चीज नहीं रुकती। लेकिन ये बात भी सही है कि शराबबंदी का एक ऐसा निर्णय जिसने महिलाओं को भावना के स्तर पर नीतीश कुमार के पाले में लाके इस मजबूती से खड़ा किया है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। महिला अगर किसी घर की किसी पार्टी के साथ जुड़ जाती है तो उसका प्रभाव सिर्फ उसी के वोट तक नहीं रहता है, उसका प्रभाव गृहस्थी तक पड़ता है। अब ये कोई कहे कि नहीं साहब, वो जो शराब जिनको नहीं मिल रही है वो तो गुस्सा गए होंगे, खिलाफ वोट करेंगे, ये सब बात नहीं होती है। तो यानी महिला अपना वोट छोड़िए, अपने वोट के अलावा भी वो प्रभाव रखती है। तो ये चीजें नीतीश कुमार के लिए जा रही हैं। अब यहाँ पर पासवान के लिए एक बात कहनी बड़ी जरूरी है। पिछली बार उन्होंने सिर्फ इस बात के लिए प्रयास किया था कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी या भाजपा वो विलय कर ले, और तभी उन्होंने कहा कि दिल में हम जो है मोदी जी बसते हैं। उनकी अंतिम मतलब एक उच्च इच्छा ये थी कि लोक जनशक्ति पार्टी का विलय कर लें नरेंद्र मोदी जी अपनी पार्टी में, अमित शाह जी, और उनको कह दें कि भैया अब ये लड़का जो है चिराग पासवान, यही हमारी तरफ से बिहार का चिराग है। ये गलतफहमी उनकी खत्म हो चुकी है। इसीलिए आप देखिए, पिछली बार वो 125 के लगभग सीटों पर लड़े थे, इस बार बमुश्किल वो 30, 35, 40 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। तो वो फैक्टर भी इस बार नहीं है। और एक चीज, अब मैं आ जाता हूं जरा गाली वाले पर, उसको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है हाँ, सर। वो बिहार बड़ा मामला भाव सर। क्योंकि इस समय बाकी तो सी चीज़ें जो हैं वो आप अंदरूनी बता रहे हैं, लेकिन जो गाली वाली बात है, वो पूरे भारत में गूंज रही है। बिल्कुल सर। सर, बिहार बड़ा भावुक समाज है, बड़ा मोही समाज है। बिहार वो समाज है कि इतना बड़ा, करोड़ों की संख्या में वो पलायन करके बाहर जाता है, कमाता है, खाता है, पैसा बचाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक पावर नहीं हुआ करते थे तो ट्रेन की छतों पर, और आज भी आप देख लिए टॉयलेट के अंदर जनरल डिब्बों में ठुस ठुस के इधर से उधर से भर के, और अपने 30 त्योहारों पर अपने गांव, अपने घर पर पहुंच जाता है। ये मोही समाज है सर। और उस धरती पर, और वो भी मिथिला की धरती, आप सोचें सर, मिथिला में क्यों बार बार कह रहा हूं, मां जानकी की धरती। और आज भी हम सर अवध वाले हैं। आज भी आप अवध वाले अगर हैं या अयोध्या के 100-150 किलोमीटर की परिधि में अगर आप रहते हैं, तो आप चले जाइए मोतिहारी, आप चले जाइए गोपालगंज, आप चले जाइए सीतामढ़ी, आप दरभंगा पहुंच जाइए सर। पूज्य, मान्य, जैसे उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। इतनी भावुक धरती है, और वहां पर मां की गाली। और सर, एक झटके में इस पूरे कांड पर पानी डाल सकती थी कांग्रेस और राहुल गांधी।
राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है और जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, अगर उसकी जगह पर एक लाइन का माफीनामा कि माँ तो सबकी माँ होती है, माँ को दी गई गाली, इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, सारा मामला खत्म हो गया होता। लेकिन नहीं, ये गलती नहीं हुई है कांग्रेस से और राहुल गांधी से। राहुल गांधी जानबूझ के उसको ओन कर रहे हैं, एक तरह से आप कहिए, माँ की गाली को। और जो नेता, आप मुझे बताइए, मैं 1% भी उस मुसलमान लड़के का दोष नहीं मानता जिसने माँ की गाली दी है। जिसका सर्वोच्च नेता राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को तुम तड़ाम डंडे से मारने की बात करता हो, तो आप ये बताइए कि कोई अदना सा कार्यकर्ता या अदना सा कांग्रेसी फिर माँ की गाली तक क्यों नहीं पहुंचेगा सर? इसकी पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने अपने भाषणों में मोदी के प्रति निजी नफरत का इतना प्रदर्शन किया है कि वो चाहते थे और वो आज भी चाहते हैं, माफी न मांगना, खेद न प्रकट करना, ये बताता है कि वो आज भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी डंडे से मार खाएं। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के निवास पर जनता बांग्लादेश की तरह घुस जाए। वो चाहते हैं कि मैंने केरोसिन छिड़क दिया है, कोई आके माचिस उसमें फेंक दे। नरेंद्र मोदी से हारते हारते अब वो इतनी नफरत, नरेंद्र मोदी से निजी रंजिश आप कह सकते हैं। और मैं बिहार की बात कर रहा हूं, आपको सर मिथिला की बात एक और बताऊं। इस बात को बेहद गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि एक ही मंच पर राहुल गांधी ने तेजस्वी, जिनकी पत्नी क्रिश्चियन है, चन्नी, जिनका कोई प्रभाव नहीं है, एक पैसे का प्रभाव जिनका बिहार में नहीं है, सारे लोग अमूमन इसको, मैं बस यही कहने जा रहा था सर, मैं यही कहने जा रहा था। देखिए, आपने जिसका जिक्र किया, ज्यादातर यही डिकोड किया जा रहा है कि चाहे स्टालिन हो चाहे चन्नी हो, इनको वहां पर ले आके मंच पर बिहारियों को जो बेइज्जत करते रहे हैं, उनको तेजस्वी और राहुल स्थान दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक महीन सी चीज छुपी हुई है सर। मैं सूत्र सामने रख रहा हूं, उसको जोड़ें। मंच पर मिथिला का क्षेत्र है, मंच सजा है तेजस्वी और राहुल का। प्रियंका वाड्रा मंच पे हैं, क्रिश्चियन। राहुल गांधी खुद क्रिश्चियन। तेजस्वी, जिनकी पत्नी क्रिश्चियन। लालू प्रसाद यादव ड्राइंग रूम और डाइनिंग शेयर कर चुके हैं तेजस्वी के साथ स्टालिन के यहाँ। स्टालिन उस मंच पर क्रिश्चियन। सर चन्नी उस मंच पर क्रिप्टो क्रिश्चियन। और कुछ आंकड़े मैं सामने रख देता हूं सर। सीतामढ़ी, सहरसा, खगड़िया, गोपालगंज, ये वो इलाके हैं जिसने 2020 में जब क्लोज फाइट हो गई थी एनडीए और आरजेडी के साथ, तो यही क्षेत्र है जिसने बचाया था और वो सरकार दोबारा बन गई नीतीश कुमार की। तो ये एक, और दूसरा सर, ये सच कौन नहीं जानता है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ये दोनों धर्मांतरण के मजे हुए खिलाड़ी हैं। मैं कुछ आंकड़े रख देता हूं। जहां 40 थे जिस जिले में, आज वहां पर 1000 क्रिश्चियन की संख्या है। और ये बड़ी खामोशी से, इस्लामिस्ट के मुकाबले ये बड़ी खामोशी से, बड़े डेलिकेट अंदाज में और बड़े शातिर तरीके से कन्वर्जन कराते हैं। नाम होगा अवनीश पीएन शर्मा, कागज पर क्रिश्चियन। सुरेश महतो, यहां तक कि सामान्य सवर्ण जातियों वाले भी उपनाम, वो भी, लेकिन पता चला कि क्रिश्चियन। सर जिस समय 1911 की संख्या कहती है कि ये 1% से ऑफिशियली क्रिश्चियन आबादी 1% से कम आबादी है, लेकिन हकीकत क्या है सर? जिस समय में पूरे देश में क्रिश्चियन आबादी 8.7% की रफ्तार से बढ़ रही थी, उसी समय काल में बिहार में 144-145% की ग्रोथ। और ऐसे में वोट बैंक तब तक वोट बैंक नहीं होता जब तक कि उसको कोई नेता ओन नहीं करता। मुस्लिम वोट बैंक इसलिए बना कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम को ओन किया, वोट को ओन किया, पूल किया, फतवे दिलवाए, इसलिए वो वोट बैंक तैयार हुआ। हिंदू कभी वोट बैंक नहीं रहा। क्रिश्चियनों के साथ अभी तक ये अनौपचारिक रूप से था। राहुल गांधी ने बिहार को गाली देने वाले, बेइज्जत करने वाले तमाम नेताओं को बुलाया, यह एक पक्ष है। लेकिन उसी के साथ उसी मंच पर एक कॉमन चीज है क्रिश्चियनिटी, जो तेजस्वी की पत्नी में नजर आती है, जो राहुल में खुद नजर आती है, उनकी बहन में खुद नजर आती है, चन्नी है, स्टालिन है। ये एक संकेत है राहुल अब एक नए तरह के वोट बैंक, जिसका कॉम्बिनेशन क्रॉस और चांद सितारा,
इनके तैयार करने का एक प्रयोग कर रहे हैं बिहार में। और जब किसी समुदाय को यह संकेत मिल जाता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप या एक ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप हमको कौन करने के लिए तैयार होती है, तो जो महतो कहीं बहक के आरजेडी को वोट करता है, कहीं जेडीयू को वोट करता है या विभक्त है, उसको वोट बैंक बनने में तनिक भी देर नहीं लगती। राहुल ये प्रयोग बिहार में करना चाहते हैं। और एक चीज सर, ऐसा क्यों करना चाहते हैं? राहुल के लिए बिहार में सरकार बनाना कोई उनका लक्ष्य नहीं है। वो दिल्ली के आदमी हैं, वो भारत के बादशाह बनना चाहते हैं। इसलिए अगर बिहार में कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, तेजस्वी सरकार में ना आए, ऑल टाइम लो परफॉर्मेंस आ जाए, राहुल को इससे कोई फर्क नहीं। राहुल के दिमाग में, और ये उनके वेटिकन कनेक्शन को भी सूट करता है, उनके माताजी को भी सूट करता है, उनके अपनी क्रिश्चियन जो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है उसको भी सूट करता है। तो ये एक नया प्रयोग राहुल गांधी बिहार में कर रहे हैं। और गाली की मैं बात बताऊं सर, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के पटना ऑफिस के सामने जो प्रदर्शन कर रहे थे और जो रिएक्शन वहां से निकल के आया है, अंदर से भी पत्थर, बाहर से भी लात जूता, सर कांग्रेसी नेताओं की सड़क सड़क पर यही स्थिति है। लेकिन बिहार का समाज बड़ा प्रबुद्ध समाज है सर, बड़ा मैनिपुलेटेड। आप बाबा जी से पूछिए, खुल के नहीं बात करते। मैंने इनके कई वीडियो देखे, ये गांव वालों से बात कर रहे हैं। एक सज्जन से बात कर रहे थे, मुस्लिम सज्जन थे, उन्होंने कहा कि हमने पिछली बार मोदी जी को वोट दिया, इस बार बाबा जी निकलवाते रह गए, वो बंदा नहीं बोल के दिया। लेकिन मन गुस्से से भरा हुआ है और माँ की गाली सर ताबूत में कील साबित होगी। बाबा जी ने जैसे बताया, राहुल का तो बिहार में कुछ है नहीं, लेकिन तेजस्वी का उन्होंने पिंडदान कर दिया। सॉरी, राजनीतिक पिंडदान। नहीं तो ये है मुझे तो ये पूरा, क्योंकि राहुल गांधी को लोग कहते हैं पप्पू, लेकिन इतना तो उनको भी पता होगा कि इसका असर क्या होने वाला है। और तेजस्वी को भी ये पता होगा कि भाई इससे जो है वो मेरी कटिया कड़ी हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी वो बिल्कुल एक तरह से देखें कि लगे हुए हैं वोट अधिकार यात्रा में। अब सर इससे एक चीज कंफर्म, मैं खाली एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि तेजस्वी पूरी तरीके से आरजेडी की राजनीति पर कब्जा कर चुके हैं और लालू प्रसाद यादव की कोई चीज चल नहीं रही। वरना इस जैसी सस्ती हरकतें याद कीजिए, अखिलेश और मुलायम ने क्या कहा था कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर अखिलेश यादव को, कि तुम हमारी पूरी मेहनत जाया कर रहे हो। आज लालू की वही स्थिति है, बस वो इतने मजबूर हैं या मजबूर कर दिए गए हैं या उनका प्रारब्ध है कि अब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक बात और भी दिखने में आ रही है कि साहब की जो एसआईआर का जितना भी इन लोगों ने तमाशा बनाया, सुप्रीम कोर्ट में गए इतनी बार, वहां से भी मुंह की खा के आए, और अब स्थिति ये है कि कल मैं देख रहा था आंकड़े कि जो 2 लाख आवेदन हुए हैं, उनमें से 60% ऐसे हैं जो 2 लाख इंडिविजुअल्स ने आवेदन किए हैं, 60% तो डिलीशन के लिए हैं। और जो 200 के आसपास जो आवेदन किए हैं, वो अकेले सीपीआई एमएल ने किए हैं, कांग्रेस ने एक भी नहीं किया है। और उनमें से भी 120 जो हैं वो डिलीशन के लिए हैं। उसके अलावा 3 लाख लोगों को नोटिस दे दिया गया है कि तो अपनी नागरिकता प्रूव करो, तुम्हारे कागजों में डिस्क्रिपेंसी है। तो ये पूरा का पूरा जो वोट अधिकार यात्रा है, ये कह कुछ और रहे हैं मंच पे, और इनकी पार्टियां जो नीचे जो काम कर रही हैं वो उसके बिल्कुल ठीक उल्टा कर रही हैं। जी बाबा जी। सर वो हम लोगों ने जब भी हम किसी से बात करते थे ना बिहार में, तो सबसे पहले एक ही सवाल पूछते थे कि वोटर लिस्ट में नाम आ गया है? बोले हाँ सर आ गया है। हमको आज तक एक बार फिर हमने पूछा कि आपके गांव में किसी का नाम जानबूझ के काटा गया है? सर एक ने भी नहीं कहा कि वोटर लिस्ट कोई मुद्दा भी है, और किसी ने कोई शिकायत की ही नहीं। कल कांग्रेसियों का एक और झूठ पकड़ा गया, उन्होंने कहा एक गांव में 967 वोट जो है एक ही मकान नंबर पे दे दिए गए। ये इस झूठ को आज भी लेके चल रहे हैं, जबकि गांव का बच्चा जानता है। और चुनाव आयोग ने कई बार इसकी सफाई दे दी है
कि भैया वो नोशनल हाउस नंबर होता है, एक्चुअल हाउस नंबर नहीं होता। गांव में हाउस नंबर होते ही नहीं है, इसलिए हाउस नंबर वाले खाने को भरने के लिए उसमें एक एंट्री भर दी जाती है। तो सर ये वो देखिए, वो आवश्यक है कंप्यूटराइज्ड डेटा फीडिंग में। आपको हाँ, कुछ तो क्योंकि भरना वो ही पड़ेगा कुछ फील्ड अगर खाली छोड़ दी जाए तो वो लेता ही नहीं है। ये लेता ही हम नहीं। लोग आम आदमी जानता है इस चीज को कि सारी फील्ड्स भरी होनी चाहिए, नहीं तो वो लाल सा आ जाता है उसके आगे, लाल निशान में कि नहीं ये वाली फील्ड भरो। खैर साहब, अब सर चुनाव, बिहार के चुनाव की चर्चा में 3 पार्टियों की चर्चा के बिना चर्चा कंप्लीट नहीं होगी। पहली है पीके की जनसुराज, दूसरी है मुकेश सहनी की वीआईपी, और तीसरी है एमिन ओवैसी साहब की। तो सर निश्चित रूप से जनसुराज पीके ने बहुत मेहनत की है और बहुत प्रयास किए हैं, कुछ वोट भी काटेंगे, पर मेरा आकलन ये रहा है कि अगर 10 वोट काटेंगे तो उसमें से 6 भाजपा और नीतीश बाबू का होगा, 4 राजद का होगा। इसलिए वो बराबर का, ऐसा उनका कोई बहुत ज्यादा चुनाव के रिजल्ट पे प्रभाव नहीं आने जा रहा है। सहनी साहब का वोट बैंक सहनी साहब के साथ ट्रांसफर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सहनी का वोट बैंक एक बात जानता है कि सरकार नीतीश और भाजपा की ही बनने जा रही है। इसमें बिहार में किसी को कोई शंका नहीं है। इवन जो राजद का भी जो वोटर है ना सर, उसको भी ये शंका नहीं है। कहता नहीं देखिए सरकार तो चलिए भाजपा और नीतीश की ही बनेगी। मैंने कहा तेजस्वी के सीएम बनने का कोई चांस है? तो सर यादवों ने कहा नहीं, कोई चांस नहीं। इतना सरेंडर करके वोट बैंक बैठा है, वोटर बैठा है। अच्छा, मुसलमान सर बहुत स्मार्टली इस बार चुनाव में वोट डालने जा रहा है और सीमांचल में इस बार भी पूरा वोट ओवैसी को मिलने जा रहा है, मुस्लिम वोट। और जहां, अच्छा मैं सर बिहार में मेरा एक बड़ा जबरदस्त ऑब्जर्वेशन है, उत्तर प्रदेश में जब आप मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरते हैं तो सड़क के किनारे और सड़क पे बाकायदा पाकिस्तान दिखाई देता है आपको। सड़क के किनारे इतनी मस्जिदें और इतने मदरसे दिखाई देते हैं कि आपको लगता है कि आप पाकिस्तान में से गुजर रहे हैं। सर बिहार में आपको जान के ताज्जुब होगा, 2000 किलोमीटर से ज्यादा हमने गाड़ी चलाई है, सिर्फ एक भव्य मस्जिद दिखाई दी, ओनली वन। बाकी छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखे। पर मैं तो कह रहा हूं कि जितनी हमको शाहगंज में दिखाई दे जाती है ना यूपी में, रोड के किनारे मात्र 10 किलोमीटर चलने में, उतने पूरे बिहार में नहीं दिखी। और कहीं पर भी बाहुल्य, टोपी वालों का, जाली टोपी या बुर्काधारी महिलाओं का बाहुल्य जैसे यूपी में तो मतलब अजीब सा एक वो हो जाता है, बिहार में कहीं ऐसा नहीं दिखाई दिया। बिहार में जो इनका बाहुल्य है वो सिर्फ सीमांचल में है और सीमांचल में सारा वोट ओवैसी को जा रहा है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन मैं जो पूछ रहा था आपसे, जो प्रश्न मेरा था ओरिजिनल एसआईआर के बारे में, और जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं और उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो आवेदन भी हुए हैं उसमें अधिकतर लोग डिलीशन मांग रहे हैं बजाय एडिशन के, और 3 लाख लोगों को नोटिस दे दिया गया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर बिल्कुल एसआईआर सक्सेसफुली कंप्लीट होगी, जनता के मन में कोई संदेह नहीं है, जनता बहुत पूरी तरह संतुष्ट है और जनता बिल्कुल एसआईआर के समर्थन में है। मुझे आज तक एक भी व्यक्ति पूरे बिहार में नहीं मिला जो एसआईआर का विरोध कर दे। और जनता इस बात को समझ रही है कि राहुल गांधी की ये वोट अधिकार यात्रा इज बिग फ्रॉड, बिग फार्स ऑन द पब्लिक। ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों में कोई दम नहीं है। परंतु मैंने एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा आखिर ये मुद्दा, कहते जी इसके अलावा मुद्दा क्या है, आप बता दीजिए। आप मुझे बता दीजिए कि बिहार में
अगर कोई विरोध करना भी चाहे किस मुद्दे पे करेगा। उन्होंने कहा हाँ, 3 मुद्दे बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मुद्दा रोजगार का, इंडस्ट्रीज नहीं आ रहे हैं। दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य सेवाओं का। कहते हैं मुद्दे हैं, पर पब्लिक ये भी कहती है कि नहीं नहीं, इन समस्याओं को भी हल अगर कोई करेगा तो यही नीतीश कुमार, यही मोदी जी करेंगे। तो राहुल ने एक बहुत बड़ी गलती की। अगर ये लड़ाई नीतीश वर्सेस तेजस्वी रहती ना बिहार में, फिर भी कुछ चांस था। सर राहुल ने सबसे बड़ी गलती की कि इसको मोदी बनाम राहुल बना दिया। जीनियस। और ये गाली कांड ने उस चीज को और पुख्ता कर दिया। अब बताइए, इस वक्त पूरे देश में बिहार चुनाव को लेके चर्चा मोदी की हो रही है और राहुल ने गाली दिलवा दी। तेजस्वी तो बेचारा गायब हो गया सीन से। तेजस्वी के लोग यही तो कह रहे हैं कि एक मुसलमान ने गाली दे दी मोदी को, दोष लग गया राहुल के ऊपर। तेजस्वी कहां गए? तो सर ये बहुत बड़ी टैक्टिकल मिस्टेक है तेजस्वी की, और ये बहुत श्रूड पॉलिटिक्स है राहुल गांधी की कि उन्होंने बिहार के चुनाव को मोदी वर्सेस राहुल बना दिया, जबकि इट शुड हैव बीन नीतीश वर्सेस तेजस्वी जी। तो अवनीश जी, ये पूरा कार्यक्रम जो है, ये जो चल रहा है बिहार में, ये वोटरों के लिए चल रहा है या कि डीप स्टेट के लिए चल रहा है? सर, जब मैंने आपको वो क्रिश्चियन और मुस्लिम वोट बैंक वाला एक नया प्रयोग बताया, तो इसमें उनका भी तो इंटरेस्ट है। और दूसरा, राहुल इस तरह के भड़काऊ चीजें कह के, तुम तड़ाम कह के बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि सड़क पर अराजकता फैले। बिहारी समाज, बिहारी जनता इसको समझ गई है बहुत अच्छे से। वो कितना भी कांड कर लें, किराए की भीड़ उत्तर प्रदेश, बाबा जी आपके यहाँ गाजीपुर से महिलाएं गई, अलका लांबा का वो वीडियो खूब वायरल है जिसमें वो साड़ियां बांट रही हैं, झंडे दे रही हैं, कह रही हैं अभी आएंगे जब राहुल जी तो किनारे खड़े हो जाना। सर बिहार के मेरे संपर्क बताते हैं, इनकी पूरी यात्रा के दौरान लोकल बिहारी जो शहर से गुजर रहे हैं वो भी इनकी तरफ पलट के ताकना नहीं चाह रहा, न ताक रहा है। इसलिए तुम तड़ाम वाली बात राहुल इसीलिए कर रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन का है। और डीपी स्टेट तो सर बिल्कुल, ये बताइए आप, बांग्लादेश में जिस तरीके से अनरेस्ट करके और सत्ता बदली गई, रिजीम चेंज किया गया, और राहुल तुरंत यहां जैसे तैयार बैठे हों, तो ये स्क्रिप्ट तो बांग्लादेश में भी जहां से लिखी गई थी, राहुल के पास भी वही चिट आई है। ये अलग बात है कि यहाँ क्वेश्चन पेपर बदला हुआ है, अब राहुल चिट लेके करें क्या? तो राहुल बार बार ये कोशिश कर रहे हैं सर, और ये स्टैब्लिश हो चुका है कि राहुल ये भी मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को वो चुनाव में नहीं हरा सकते। अब ये जो बात कही है बाबा जी ने कि अभी तक इसको इस तरीके से हम लोग लेते थे कि भाजपा, मतलब मजाक में लोग कहते थे कि भाजपा के स्टार प्रचारक राहुल जी, और वो बिहार पहुंच के सारा मामला नीतीश जी को उनकी जो एज वाला फैक्टर था और उनके वर्सेस तेजस्वी, वाकई 2.5-3 महीने पहले तेजस्वी की एक ठीक ठाक चीज थी। उनके पिता के जंगल राज के सामने नीतीश के जंगल राज तक के शब्द आने लग गए थे और इस पर बात होने लग गई थी, लेकिन वो सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन सर स्टार प्रचारक ही नहीं है राहुल गांधी, इसके पीछे जो तेजस्वी का नुकसान करने का है कारण यह है सर कि राहुल गांधी को बिहार की अकेले राजनीति नहीं करनी है, वो पैन इंडिया प्रयास कर रहे हैं मुसलमानों को परंपरागत रूप से अपने पास वापस लाने की। और ये तेजस्वी मजबूत रहेंगे तो होगा नहीं बिहार में, अखिलेश मजबूत रहेंगे उत्तर प्रदेश में तो होगा नहीं, ममता इसको अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए कहती हैं इधर आओगे तो फिर बताएंगे तुमको। तो ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि ये मुस्लिम वोट बैंक को वापस, क्योंकि ये तो बड़े आदमी हैं, ये तो 29 की तैयारी करेंगे, ये तो रोज रात में शपथ लेते हैं और लाल किले भाषण देते हैं, सुबह उठते हैं तो मम्मी मम्मी चिल्लाते हैं, फिर उठ पटांग बकते हैं। तो बिल्कुल सर, इस समय भारत के अंदर का आधा मोर्चा और अब उसके साथ एक राहुल गांधी प्राउडली क्रिश्चियन अलायंस को भी अब सरफेस पर ला रहे हैं। डीप स्टेट
बिल्कुल इन्वॉल्व है। भारत के अंदर की भारत विरोधी शक्तियां, भारत के बाहर की भारत विरोधी शक्तियां, इन सबका समुच्चय है और सबका स्टेक लगा हुआ है राहुल गांधी पे। अब एक और थोड़ा-सा विषयांतर करते हैं और विषय ले चलते हैं, कभी जो सर्वे आया सी वोटर का, जिसको मूड ऑफ द नेशन सर्वे कहते हैं, और उस मूड ऑफ द नेशन सर्वे में दिखाया गया, और मैं देखता हूँ कि साहब कि उसको आप 2 तरह से देख सकते हैं, कि दिखाया कि मोदी जी के पास अभी भी 58% सपोर्ट है और राहुल के पास 25% है। लेकिन बार-बार उसमें ये दोहराया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ये और अधिक थी। और यही बात कमोबेश आप देखिए कि कही गई योगी सरकार के बारे में, और यद्यपि योगी जी की पॉपुलैरिटी 1% बढ़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। तो आप इनके निष्कर्षों से कहाँ तक सहमत हैं बाबा जी? तो मैं तो कभी भी किसी भी सर्वे को महत्व नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये 100% फर्जी होते हैं। पहले कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लिए जाते हैं, उसके हिसाब से फिर डाटा फच किया जाता है, और ये ग्राउंड पे जाते ही नहीं। अभी भी सर ज्यादातर सर्वे आपको बिहार में कांटे की लड़ाई बताएंगे। मेरे एक मित्र हैं जो इन्हीं सर्वे कंपनी के लिए काम करते हैं और पिछले लगभग लगातार 2 महीने से बिहार में ही है। वो मुझे बताते हैं कि भैया हमको तो स्पष्ट इंस्ट्रक्शन होता है कि आपको कांटे की लड़ाई ही दिखानी है। जबकि जमीन पे सर मैंने कहा महाराष्ट्र वाला माहौल है। अगर 200 सीट भी ले जाएगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए सर मैं तो ऐसे किसी MOTN जैसे किसी सर्वे को कोई महत्व नहीं देता हूं, क्योंकि मेरा जमीन पे बैठ के आकलन करने का तरीका ही अलग है। मेरे सवाल अलग होते हैं, मेरा आकलन अलग होता है। मैं तो हरियाणा में भी, मैं जब सारी दुनिया कह रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैंने कहा ना बीजेपी की बनेगी, और आखिरी एक दिन पहले तक भी कांग्रेस आगे थी। मैंने कहा था अंतिम दिन बीजेपी हो जाएगी आगे, वही हुआ। हाँ, तो थोड़ी बहुत आगे नहीं हुई, स्वीप हो गया वहां तो। जबकि ये लोग कांग्रेस को 65 सीट दे रहे थे, वो 37 पे आ गई। कहां 65, कहां 33? तो सर ये MOTN टोटली फर्जी सर्वे है। फैक्ट ये है कि मोदी इज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन द कंट्री, योगी इज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन द कंट्री, और ये जितने भी सर्वे दिए जा रहे हैं सर ये फर्जी हैं। ऑपरेशन सिंधु, इवन टैरिफ के मामले पर भी, जबकि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया और आज मोदी जी जो है चाइना पहुंचे हुए हैं, इस मुद्दे पर भी भारत की पूरी जनता मोदी के साथ है। आज मैं बनारस में सुबह से यही काम कर रहा हूं कि चाय के अड़ियों पर बैठ के ना चुपचाप लोगों की बातें सुन रहा हूं। तो सर पूरा भारत मोदी के साथ है। मोदी की विदेश नीति, मोदी की आर्थिक नीतियों के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर इज अ ग्रेट सक्सेस, इट्स अ ह्यूज हिट इन द कंट्री, और ये जितने भी है सब फर्जीवाड़ा। MOTN के नाम पे देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है और पैसे लेके कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाई जा रही है और मोदी को कमतर दिखाया जा रहा है। फैक्ट ये है कि मोदी इज एक्सट्रीमली पॉपुलर इन द कंट्री। जी जी, आपका क्या विचार है अवनीश जी? सर डेटा सर्वे और डेटा आधारित फोरकास्ट और अंदाजा, CSDS के संजय कुमार कांड के बाद जो है अब कुछ उस पर कहने का कोई अगर तुक बनता हो तो मुझे तो नहीं लगता। बाबा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सब फ्रॉड है, सब फर्जी है। असली मूड ऑफ द नेशन 2014 के रिजल्ट में दिखाई देता है, 2019 के रिजल्ट में दिखाई देता है, 2024 के रिजल्ट में दिखाई देता है। तीनों बार वो गलत इंदिरा रहे। गांधी जी, तीनों बार मूड ऑफ द नेशन गलत रहा है। आप सोचें सर, तो ये सर्वेज वगैरह बिल्कुल ये वही सुपारी जर्नलिज्म के कमाल हैं। और ये बताइए सर, आपने दर्शकों ने देखा होगा वो जो बाजीगर होते हैं जो सड़क के किनारे मजमा लगाते हैं, जंतर वगैरह बेचते हैं,
तो वो तौलिया का एक ऐसे शेप सांप का बनाते हैं, उसमें एक बीड़ी खूंस देते हैं जो देसी सिगार होती है, और एक सामने काठ का बक्सा रख देते हैं। वो कहते हैं इसमें सांप, इसमें नेवला निकलेगा और सांप और नेवले की लड़ाई दिखाएंगे, उसके बाद जंतर या कोई तेल वगैरह बेच देते हैं। तो अगर कांटे की लड़ाई नहीं दिखाएंगे तो सर थोड़ा बहुत जो चैनलों को देखा जा रहा है वो कैसे देखा जाएगा, कैसे पूछोगी सर? इसलिए वो कांटे की लड़ाई तो दिखानी है। असली मूड ऑफ द नेशन वो इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद आता है, और यही वजह है कि 84 में श्रीमती इंदिरा के लाश पर खड़े होकर 400 पार किए थे, उसके बाद 240 जो सबसे लोएस्ट मोदी की आई है, इतनी भी कभी सीटें कांग्रेस को नहीं आई। ये अलग बात है कि यूपीए 1, यूपीए 2 और उससे पीछे भी सरकारें बनाती रही। तो यही हाल है सर, मूड ऑफ द नेशन आपको सामने दिखाई देता है। योगी जी की बात करें तो 32 साल का यूपी में रिकॉर्ड टूटता है, दूसरी बार सरकार को ही रिपीट करता है। तो ये मूड ऑफ द उत्तर प्रदेश है, मूड ऑफ द नेशन असली यही। और अखिलेश बाबू के जो अनुयायी हैं सपा वाले, वो भी मोदिया योगिया करके और गाली दे रहे हैं। तो खैर अखिलेश बाबू की तो बात ही क्या, वो तो चाहे पूजा पाल हो और चाहे वो आपके वो बच्चा, क्या नाम है उनका, वो क्या नाम है वो जो बच्चा सोनकर है, बच्चा हाँ सोनकर हो, हाँ वो तो पीडीए के साथ क्या कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी वो गाली पे आ गए। वैसे तो उत्तर प्रदेश वाले भी, और खास तौर से नहीं, जो इलाका है उनका, वहाँ गालियों का प्रचलन ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी इससे वो उनको क्या लाभ होगा मुझे समझ में नहीं आता। एक्चुअली अखिलेश जी की तो पॉलिटिक्स और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स लगभग एक जैसी है, मुझे समझ में नहीं आती। मेरे ख्याल से वो ज्यादा इसीलिए सर इंटेलिजेंट इनके हो। प्रदेशों को भी नहीं समझ में आती ना, जनता को भी नहीं समझ में आती। और बाकी बाबा जी यहाँ ही हैं, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा, तो यहाँ तो ठीक से चल रहा है। और सर सोने पे सुहागा कह लीजिए, संभल पर जो गोपनीय रिपोर्ट आई है सर, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये रिपोर्ट केवल हरिहर मंदिर के सर्वे और उससे बाद उपजा जो दंगा था या अनरेस्ट था उससे है। नहीं साहब, बाबा जी ने पूरे संभल की डेमोग्राफी चेंज करने वाली से लेके संपत्तियां हड़पने और सनातनी स्ट्रक्चर्स को छुपाने, उस पर कब्जा करने, सारी कुंडली खोल के उठा के रख दिया है। और इस पर अब कॉम्प्रिहेंसिव काम होगा, क्योंकि किसी भी एक्शन के लिए बाबा जी सर कागज बड़ा मजबूत रखते हैं, इसीलिए इनका बुलडोजर भी लगातार चलता रहता है। जी बाबा जी, लास्ट सर वर्ड। देखिए, मैं इधर बहुत दिनों बाद हिमाचल और पंजाब के, हरियाणा के प्रवास के बाद करीब 4-6 महीने बाद इस बार बनारस आया हूँ, यूपी आया हूँ। मुझे एक चेंज तो दिखाई दिया है कि सपा का जो वो कार्यकर्ता है, काडर है, वो थोड़ा सा उत्साहित है, और लोकसभा के रिजल्ट के बाद उनके अंदर एक आस जगी है कि वो 2027 में कुछ बेहतर रिजल्ट दे पाएंगे। नंबर 1, पहली मेरा ऑब्जर्वेशन एक ये है। परंतु जो कास्ट इक्वेशन है वो बीजेपी के फेवर में इसलिए है क्योंकि सर हमारे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक है जिसको राजभर बोलते हैं। वो पूरा का पूरा इस वक्त मुझे, क्योंकि मैं उस बिरादरी के 10-20 लोगों से बात जरूर करता हूँ जब निकलता हूँ, उनकी कुछ खास बस्तियां हैं, तो उनसे मैं पूछता कहो क्या, तो वो बताते हैं कि इस बार भाजपा। तो सर राजभर वोट 25 सीटों को हरवा गया था पूर्वांचल में, 25 सीटों को लॉक अकेले एक राजभर बिरादरी से हुआ। तो सर, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट वोट बैंक जो है, जाट वोट बैंक है, वो कैसे बिहेव करेगा थोड़ा सा ये अभी रिसर्च का विषय है, क्योंकि जाट वोट बैंक जयंत से भी नाराज चल रहा है। जयंत चौधरी के बार बार पाला बदलने से, और वो थोड़ा सा वो कंफ्यूज्ड है। तो अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव में भी 1.5 साल का समय भी है, परंतु सर बाबा जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली बैटिंग कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का जो माहौल है बदला है, जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं और जो विकास कार्य हो रहे हैं, तो सर उत्तर प्रदेश की जनता ना, मुझे लग रहा है कि एक अलग लेवल पे सोचने लग गई है,
और उसका रिजल्ट चुनाव में आपको दिखाई देगा। इस बार 2027 का चुनाव अखिलेश के लिए बहुत बुरी खबर लेके आ सकता है। जी। तो इसी के साथ आज की चर्चा को अब हम यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी को और अवनीश जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।